कल इतिहास के पन्ने पलटा कर देखे, मिले उनमें कई नगीने। उनमें से कई नाम सबके सामने बार बार आए, पर लगा था ऐसे भी नगीनों का ढेर जो सबके जहन से अज्ञात ही रह गए। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस लिटरेरी क्लब आपको ऐसे ही अमूल्य रत्नों की भेंट दे रहा है। धीरज धरिए और सुनिए हमारे अमर देश प्रेमियों की यह वीर गाथा। कहानी है ये तब की जब भारत कहलाता सोने की चिड़िया था। चमकी कुछ दुष्टों की आंखों में, सोचा लूट लेंगे इसे। न जानते थे वे ये बात, भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। वे आए अपना पिंजरा साथ लाए, पर खड़े थे पहरा देते उसकी चौखट पर भारत माता के बच्चे। कोशिश उनकी नाकाम हुई, जीते हमारे वीर ही। इन्हीं में से एक वीरांगना है रानी नाइकी देवी। यह सर्वविदित है कि मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। पर हम ये नहीं जानते कि इस लड़ाई को जीतने से पहले मोहम्मद गोरी रानी नाइकी देवी से हार का सामना कर चुका था। नाइकी देवी का जन्म गोवा में हुआ था और गुजरात के सोलंकी राजा की पत्नी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका था। राजा के स्वर्गवास के बाद अपने छोटे से शासन काल के दौरान ही रानी ने इतिहास रच दिया। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना को हराया और वापस भेजने पर मजबूर किया। इस जीत का वर्णन स्थानीय हिंदू और मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है और साथ ही साथ मोहम्मद गोरी की हार का उल्लेख उसके राज्य से भी मिलता है। लेकिन दुख की बात यह है कि रानी नाइकी देवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और इतिहास के पन्नों में खो जाती है। मैं आपको ऐसी नायिका की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया, जिनकी लगाई क्रांति की आग ने भारत में आज़ादी की लड़ाई की अलग जगाई। तो आइए शुरू करते हैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की कहानी। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को तकाती में हुआ था। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्ला सारजा से हुई, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। उनको एक बेटा हुआ था, जिनकी मौत होने के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और अपनी गद्दी का वारिस घोषित किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, जिसे अस्वीकार करते हुए रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पत्र भेजा, पर अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना की हार हुई। अंग्रेजों ने वादा किया अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बार पहले से भी ज्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों के साथ जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गईं। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गईं, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच आज भी मनाया जाता है। भारत, जिसे एक देश ही नहीं बल्कि भारत माता माना जाता है। भारत माता की इस जन्मभूमि में अनेक सूरवीरों ने जन्म लिए और आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। और इसी पवित्र आज़ादी का एक मूल्यवान हिस्सा थे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जीवन काल 10 नवंबर 1848 से 6 अगस्त 1925 तक रहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक थे, जिन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने न सिर्फ भारत के सबसे प्राचीन राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, बल्कि 2 बार उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की
और देश के हितों के लिए कानून में बदलाव लाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने बंगाल विभाजन का पुरजोर विरोध कर अंग्रेजों को बंगाल विभाजन के अपने फैसले को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए उन्हें किंग ऑफ बंगाल और बंगाल के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। वे एक उदारवादी राजनेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शिक्षाविद और प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। ऐसे महानुभाव और महान सूरवीर को मेरा सत सत नमन। अंत में ये कहना चाहूंगा कि टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, कोई आज़ादी में जिंदगी तो कोई जिंदगी में आज़ादी दे जाता है। धन्यवाद। क्या गर्म होगा वो खून और क्या ही उसकी जवानी होगी। जिंदगी थी उसकी महबूब कि मौत भी उसकी दीवानी हो गई। ऐसी विचारधारा को अपने सीने में समाए और हाथ में गीता पकड़े श्री खुदीराम बोस इस वतन के लिए कुर्बान हो गए। खुदीराम बोस, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, वे बचपन से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। खुदीराम बोस बच्चों पर कूड़ा बरसाने वाले मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड से काफ़ी नाराज़ थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चंद चाकी को दी। 30 अप्रैल 1908 को सेशन जज की गाड़ी पर बम फेंक दिया, लेकिन उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह उनकी परिचित की 2 यूरोपियन महिलाओं का देहांत हो गया। बस इसके बाद अंग्रेज पुलिस इनके पीछे लग गई और 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। कुछ इतिहासकार इन्हें देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी देशभक्त मानते हैं। इनकी इस शहादत को नमन करते हुए किसी ने खूब कहा है, जिसका जीवन इतिहासों के पन्नों पर अमर कहानी है, भारत माँ की रक्षा में जिसकी कुर्बान जवानी है। एक बंगाली शेर मगन था देशभक्ति के शेरों से, अड़ा रहा था पर्वत सा और नहीं डरा था गोरों से। वो लिए हाथों में गीता, हंसते हंसते झूला था, मातृभूमि की खातिर अपना और पराया भूला था। वो जिसकी अमर शहादत ने एक क्रांति बीज को बोया था, वो जिसकी अमर शहादत ने एक क्रांति बीज को बोया था। बोस खुदीराम, तेरी मौत पर सारा भारत रोया था, तेरी मौत पर सारा भारत रोया था। सिखा सके नई पीढ़ी को निस्वार्थ सेवा और असीमित देश प्रेम का अर्थ। भगवान ने भारत को दिए ऐसे ऐसे रत्न। ऐसे ही एक रत्न का करेंगे हम दर्शन जब होगा नागालैंड की बेटी रानी गाइदिन्ल्यू की तारीफों का गर्जन। भारत के मणिपुर में जन्मी रानी गाइदिन्ल्यू आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थीं, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में वह नागा नेता जादूनाग के संपर्क में आई, जिन्हें 1931 में फांसी होने के बाद नेतृत्व उस 13 साल की बालिका ने संभाला। वे छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में इतनी निपुण थीं कि अंग्रेज उन्हें खूंखार नेता मानते थे। महज 16 वर्ष की आयु में रानी जी को उम्र कैद की सजा हुई, जिसके 5 साल बाद नेहरू जी ने उन्हें रिहा कराने का वादा किया और उन्हें रानी की उपाधि दी। और इसके अमूमन 10 वर्ष बाद 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी जी को भी आज़ादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम में अपने इस साहसपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1972 में स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण और 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। रानी जी की मृत्यु 17 फरवरी 1993 में मणिपुर में हुई, जिसके बाद 1996 में उन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में 1996 में डाक टिकट भी जारी किया गया। याद होंगी आपको वो खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी, पर आज से जहन में यह नाम भी याद कर लीजिए, मणिपुर की यह अति शोभित मणि जो इस स्वतंत्रता संग्राम में थी एक अहम कड़ी, रानी गाइदिन्ल्यू, जिन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। और अंत में बस इतना ही कि ये बात हवाओं को बताए रखना
रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।